इवन अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी कल एग्ज़ाम है तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि हर शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है। तो जो कार्य होता है वर्क, उसका एसआई मात्रक क्या है ये आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये होती है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये पूछा हुआ है आपकी परसों की जो शिफ्ट हुई थी ना, उसमें ये बात पूछी गई थी कि कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो वो भैया होता है आपका जूल। ये बात मैंने आपको कल की भी क्लास में बताई थी, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो इस चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में जो धावन सोडा होता है, यानी कि बेकिंग सोडा जिसके नाम से हम जानते हैं, जिसको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला, एक सूत्र यहाँ पर 100% आता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा Na2CO3 एंड 10H2O। ये बात आप याद करके चले जाना, 100% ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आएगा क्योंकि 2019 के एग्जाम में ये 3 बार पूछा गया था। तो ये आरआरबी ग्रुप डी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार शिफ्टों में आता है। तो आज की अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो नीचे पिंड कमेंट्स में मैंने कर दिया है, जा करके डाउनलोड कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ रोज़ आती है, और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। अब एक प्रश्न और देखते हैं कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो वो ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये सही जवाब आपका देना होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और ये चने की आकार की एक छोटी सी इस टाइप की ग्रंथि होती है जो कि आपके ब्रेन के बीच में पाई जाती है, और इसी को हम ब्रेन का जो आपका मेमोरी कार्ड होता है उसको कहते हैं। इसमें सारी की सारी मेमोरी जो होती है वो सेव होती रहती है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना है इस चीज़ को। अब पॉलिटी का एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता, जो यूनियन सिविल कोड होता है, जो यूसीसी, ये लागू करता है। तो किस आर्टिकल में यूसीसी की बात करी गई है, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात करी गई। तो आर्टिकल्स आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा आर्टिकल 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यूसीसी की जो चर्चा होगी, यूसीसी को जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो आर्टिकल 44 में दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता हुई थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, इन दोनों की खोज किस वर्ष हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों की खोज जो है वो एक ही बार हुई थी। तो सही जवाब इसका मेरे भाई आपको देना होगा ऑप्शन नंबर 1921 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। दयानंद साहनी और राखल दास बनर्जी, दयानंद साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की और राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की। इन दोनों लोगों ने खोज करी थी। एक बात ध्यान रखना, कब करी थी, तो 1921 में करी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के ग्रुप डी के भी हिसाब से भी, और एसएससी जीडी यानी कि अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार बनता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। एक स्टैटिक जीके का और प्रश्न है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस स्टेट में पाया जाता है, काजीरंगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और कई बार बहुत बार पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये असम में पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, असम। उत्तराखंड की अगर बात करोगे तो भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जिम कॉर्बेट। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाते हैं उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट, और ये सबसे पुराना है नेशनल पार्क। तो इसलिए ये बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत प्रचलित है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आप ध्यान करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से आता है कि प्रकाश के जो परिवर्तन होता है, इसके नियम के अनुसार आपतन कोण जो होता है, यानी कि जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और परावर्तन कोण होता है जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो फिजिक्स के अनुसार परावर्तन के नियम के अनुसार, रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार, तो जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है, अब आइए दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। एक्चुअली मैंने मान लिया कि ये कोई चमकीली सतह है, अगर यहाँ से कोई रेस इस सतह पर टकराएगी तो टकराने के बाद सीधा वापस चली जाएगी। जब आप किसी मिरर को, मैंने मान लिया कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, जब आप किसी मिरर पर लाइट मारेंगे, लेज़र लाइट या टॉर्च मारेंगे, तो जो ये किरण है ये मिरर से टकरा करके वापस चली जाती है। तो जब वापस चली जाएगी तो इसमें 2 किरण बनी, एक किरण जो यहाँ से आ रही थी और दूसरी किरण जो जा रही थी। तो जो आने वाली किरण होगी उसको हम बोलते हैं आपतन कोण।
इसको हम बोलते हैं आपतन, आपतन किरण। और जो ये वाली होगी इसको बोलते हैं परावर्तन किरण। तो अब जब ये वाला जो कोण बनेगा, ध्यान देना भैया, जो ये वाला कोण बनेगा ये होगा आपतन कोण, और जो इधर कोण बनना होगा इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों का डेफिनेशन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बीच में जो रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि जब इस तरीके से कोई चीज़ टकरा करके जाती है तो जो ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी होती है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री से देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी कि पीरियड्स की कुल कितनी संख्या है, ये मैंने कल भी आपको करवाया था। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, पीरियड्स की आवर्त की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 7 होती है। अब अगर ग्रुप्स की पूछी गई तो ग्रुप्स 18 होंगे प्लस 7 आवर्त होंगे। ध्यान देना, ये आपके ग्रुप होंगे, ये ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं। एंड आवर्त की अगर बात करें पीरियोडिक की, तो पीरियोडिक आपके कितने होते हैं, ये होते हैं 7। यहाँ से एक चीज़ याद रखना भैया, पीरियोडिक 7 होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि मानव रक्त का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू, ये लगभग कितना होता है। तो एक प्रश्न कई बार और बनता है कि वाटर जो होता है आपका, वाटर का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान देना भैया, वाटर का पीएच मान होता है 7। अब एक प्रश्न यहीं से एक और बनता है कि उदासीन पीएच कौन सा है, तो ये भी होता है 7। 7 कैसा होता है, तो ये 7 होता है उदासीन। कैसा, उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना ही ये क्षार होगा, ना ही ये अम्ल होगा, ना एसिड होगा, ना बेस होगा। तो वाटर कैसा है, उदासीन। अब पूछा गया है कि रक्त की वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा 7.4। यानी कि जब 7 से ऊपर चलेंगे, 7 के ऊपर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भैया क्षार है, ये कैसा है, क्षार। लेकिन 7 के नीचे जैसे रहेंगे तो इसका मतलब ये अम्ल है। अब अम्ल और क्षार में अगर कन्फ्यूजन होती हो तो अम्ल को हम एसिड बोलते हैं, क्षार को हम बेस बोलते हैं। ध्यान देना, क्षार को बेस बोलते हैं। तो कई बार ब्लड आपसे पूछता है कि ब्लड क्या होता है, एसिड या फिर बेस, तो ये बेस होगा, यानी कि क्षार होता है। ये बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो अब जो नेपोलियन है, ये भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, वनडे कॉम्पिटिटिव में खासकर। सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टैटिक जीके का है कि प्रसिद्ध जो बिहू नृत्य होता है ये किस राज्य से संबंधित है। अब बिहू जो नृत्य है आपका, ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये असम से संबंधित है, बिहू। अब असम से अभी मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क आपको बताया। इसके बाद में जो बिहू लोक नृत्य है ये भी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये आपका असम में है। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अब ध्वनि यानी कि जो साउंड होती है कि गति सबसे किस जो ज़्यादा होती है वो किस माध्यम में होती है। तो 4 माध्यम आपके सामने दिए गए हैं। एक तो वायु यानी कि एयर, एक ये माध्यम है, एक आपका वाटर है। तो वाटर में साउंड की जो स्पीड होती है वो तेज़ होगी, या फिर सॉलिड, सॉलिड जैसे कि रेल की पटरी, लोहा हो गया सॉलिड में। और एक होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर कोई लाइट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई गैस नहीं, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, उसको हम निर्वात बोलते हैं। तो साउंड सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल किस में करता है, तो सही जवाब होगा ये करता है भैया ठोस में, यानी कि सॉलिड में साउंड सबसे अधिक जो है वो ट्रैवल करता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखना। रेल की पटरियाँ पहले ऐसे हुआ करती थी, इस तरीके की रेल की पटरी। अब मान लीजिए कि ये एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से, और आप यहाँ पर खड़े। अब इस ट्रेन ये आपसे 5 किलोमीटर दूर है। ट्रेन बचपन में सारे लोगों ने किया होगा कि ट्रेन आपसे 5 किलोमीटर दूर है। तो ये जो पटरी होती है ये सॉलिड होगी, क्योंकि ये लोहे की बनी होती है, तो ये सॉलिड हो गया। इनका मीडियम क्या है, इनका पटरियों का मीडियम क्या है, सॉलिड हो गया। पटरियों का मेरे भाई मीडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। तो बचपन में आप क्या करते थे कि इस जो अपना कान है ना, ये छोटे छोटे कान आप इस पटरी में लगाते थे और लगा करके सुनते थे। तो आपको 5 किलोमीटर दूर की पटरी की आवाज़, यहाँ पर ट्रेन के चलने की आवाज़ आती थी, वाइब्रेशन सुनते थे ना यहाँ पर, तो आपको पता चल जाती थी कि जी हट जाओ, पटरियों से ट्रेन आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो साउंड होती है ना, साउंड सबसे अधिक ट्रैवल किस में करती है, तो ये करती है सॉलिड। एक बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो विनेगर होता है सिरका, इसमें मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड कौन सा पाया जाता है। ये मैं 2 बार आपको करवा चुका हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड।
कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कितना पाया जाता है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। जैसे कि अभी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वह द्रौपदी मुर्मू, तो इनको शपथ किसने दिलाई थी। तो ध्यान देना भैया, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भारत के मुख्य न्यायवादी होते हैं, जो CJI होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये मैंने बहुत बार बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, ये है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। ये कितनी भारत के अंदर बहती है, तो ये 2525 किलोमीटर भारत के अंदर कुल बहती है। इसके बाद ये चली जाती है आपकी बांग्लादेश, और देन बंगाल की खाड़ी पर ये क्या होती है, गिर जाती है। तो कई बार आपसे ये भी पूछता है कि भारत में गंगा नदी की टोटल कितनी लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर ये है। कई बार आपसे ये भी पूछ देता है कि ये निकलती कहाँ से, तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में पड़ता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर HP जिसको आप बोलते हो, उसमें कितने वाट होते हैं। तो एक जो आपका हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वाट होते हैं, ये आपसे पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के भी आपसे, कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा, इसमें कितने होते हैं, 746 वाट होता है। ध्यान देना, एक हॉर्स पावर में टोटल कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, ध्यान में रखना। कई बार आपसे पूछ देगा कि 2 हॉर्स वाट में कितना होता है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। 1 हॉर्स पावर आप याद कर लीजिए, अब जितना हॉर्स पावर पूछा गया उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये करंट अफेयर का है कि चंद्रयान 3 के लैंडेड स्तर को क्या बोला गया। कल हमने बताया था ना कि जो चीज़ चंद्रयान में लैंड करी थी उसको हमने क्या बोला था, तो उसको बोला था भैया प्रज्ञान। उसको क्या बोला था, प्रज्ञान बोला था। ठीक, अब यहाँ पर बात करी जा रही कि लैंडिंग जो स्थल था जहाँ पर लैंड किया गया था, उस पॉइंट को क्या बोला गया। तो भैया ध्यान देना, उस पॉइंट को बोला गया है शिव शक्ति पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसको बोला गया है शिव शक्ति पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो लैंड किया था। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अब भारत में तटीय रेखा वाले टोटल कितने राज्य हैं, तो उनमें से सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके का कुछ गुजरात है, आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ गुजरात बना हुआ है, और इसकी जो ये तटीय रेखा यानी कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र रेखा गुजरात का सबसे अधिक लगता है। इसके बाद मेरे भाई आपका किसका लगेगा, तमिलनाडु एंड केरल वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो प्रथम पूछा जाता है गुजरात, सबसे छोटा पूछा जाए तो ये हो जाता है आपका गोवा, क्योंकि गोवा राज्य भी बड़ा छोटा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस और सक्रिय गैस ये 2 प्रकार की गैस होती है। तो इनर्ट नोबल गैसेस आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी है। तो 4 गैसेस के नाम है, अक्रिय गैस बताना है। सही जवाब होगा हीलियम। हीलियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हीलियम जो आपकी गैस होती है वो अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है। मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न तो आपसे ये पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है, तो 3 में। दूसरी बात आपसे ये पूछता है कि भाग 3 को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना भैया, इसको नाम से जानते हैं हम मैग्ना कार्टा। किस नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना, लेटेस्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं। ध्यान देना, नेशनल वुमेन्स डे नहीं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करी जा रही है। तो सही जवाब होगा 8 मार्च, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च को हम बनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। पौधे में जल एवं खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है। अब कोई पेड़ होता है, इस तरीके का कोई एक पेड़ है, इस तरीके का। अब आपने देखा होगा ये इसका तना होता है, ये तना, और इसके नीचे बहुत सारी रूट्स होती है, बहुत ढेर सारी रूट्स होती है, लंबी लंबी रूट्स है ना। तो इसमें पूछा गया है जो खनिज होते हैं यानी कि न्यूट्रंस होते हैं, और जो पौधे होते हैं, इसका जो परिवहन होता है यानी कि इसका परिवहन संचालन, जैसे हमारे बॉडी में वो भोजन का और पानी का जो परिवहन होता है, उसका एक साधन होता है ब्लड लेकर के पूरी बॉडी में जाता है। तो इसी तरीके से जो फूड का परिवहन पेड़ों में होता है वो कौन करता है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये जाइलम करता है। एक येलो कलर की चीज़ होती है जाइलम,
जो कि पूरी तरीके से पेड़ों में पाई जाती है। जब आप पेड़ में कभी कट लगाते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद देखना येलो सब्सटेंस यहाँ पर जमा हो जाता है, हल्का सा येलो सब्सटेंस, उसको बोलते हैं जाइलम। उसी जाइलम के अंदर पानी और आपका मिनरल्स जो है वो पूरे पौधे पर पहुँचाए जाते हैं। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ? 1942 में। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिएगा कि करंट अफेयर नीति आयोग, जिसको हम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, पीएम। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं और यही पीएमओ और यही जो आपके उसके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का पदेन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीडीएफ नीचे से जाकर के डाउनलोड करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।